टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सुन लो, मान लो कि यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है आपको ऐसे, ये सॉलिड स्फीयर स्थित, देखो सॉलिड स्फीयर तो नॉन कंडक्टिंग ही होगा, अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है तो वो होलो स्फीयर की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है। सुनो आप, ये सॉलिड स्फीयर है, लकड़ी का बना हुआ है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि अगर मान लो कि अगर कोई कंडक्टिंग चीज़ है उसके ऊपर चार्ज दोगे तो सारा सरफेस पे आ जाएगा, चाहे वो होलो चाहे सॉलिड हो, सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे, वो फैल जाता है पूरी बॉडी के ऊपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये सारे बेंच मान लो लोहे के बने होते हैं, कंप्लीट लोहे का, ठीक है ना। आप मतलब ये जैसे जो जहाँ पे भी लकड़ी लगी हुई है इसकी जगह भी लोहा होता तो और ये सारे बेंच एक दूसरे के टच में होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूँ तो सभी को करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि चार्ज हर जगह फैल जाएगा। अगर कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, कंडक्टिंग बॉडी होगी तो वो पूरा चार्ज फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है ना। और अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा बताइए? चार्ज जहाँ पे रखोगे वहीं रहेगा। जैसे मान लो लकड़ी, अब ये लकड़ी के ऊपर मैंने चार्ज यहाँ पे रखा तो यहीं रहेगा वो, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग की खास बात ये होती है। तो अगर ये कंडक्टिंग होता स्फीयर, ये अभी फिलहाल क्या पता ये फिलहाल जो है ना नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होना जरूरी है। क्यों बताइए नॉन कंडक्टिंग होना जरूरी? क्योंकि ताकि जहाँ चार्ज तो वहीं पे रहे ना, तो सारा सरफेस पे आ जाएगा, तो सॉलिड होने का मतलब ही खत्म हो गया फिर, ठीक है। सॉलिड का मतलब ये कि अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, यहाँ सेंटर पे हर जगह चार्ज है, मतलब इसका रेडियस कैपिटल आर। हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना है, इसकी वजह से कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, अंदर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और बाहर कितना होगा। चार जगह पे पोटेंशियल चेक करना है। कहाँ कहाँ पे बताइए? सेंटर पे, इनसाइड, सरफेस पे और आउटसाइड, चार जगह पे पोटेंशियल चेक करना है अपने को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे इनसाइड की, सेंटर की। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एट सेंटर। एट सेंटर का मतलब क्या होता है? आर इक्वल टू जीरो के ऊपर, आर इक्वल टू जीरो के ऊपर जो पोटेंशियल है ना, वही मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है ना। अब है इनसाइड, इनसाइड यानी आर लेस देन कैपिटल आर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, ये भी हमें चेक करना है। एक हमें एट सरफेस, एट सरफेस पोटेंशियल चेक करना है, ठीक है। और एक आउटसाइड, आउटसाइड पी हमें पोटेंशियल चेक करना, आर ग्रेटर देन कैपिटल। पोटेंशियल किसे डिनोट करते हैं? वी से। ये बात सारी दुनिया को ही पता है कि पोटेंशियल को वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे पोटेंशियल हमें निकालना है जैसे, ठीक है ना, पोटेंशियल निकालना है अपने को। तो यार पता है क्या, पहली बात तो सरफेस पे और आउटसाइड तो वही हो जाएगा जो होलोस्फीयर के केस में था, जो होलोस्फीयर के केस में था। होलोस्फीयर के केस में बताइए सरफेस पे क्या था पोटेंशियल? सरफेस के ऊपर के क्यू बाई कैपिटल आर था ना, इसमें भी वही होगा। सरफेस पे तो वही हो जाएगा, इसमें भी के क्यू बाई कैपिटल आर ही हो जाएगा। अब बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड क्या हो जाएगा बताइए आप? आउटसाइड हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर, ये पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, हमें उस पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं इस तरीके से ना। यार वही दो, ये दो फॉर्मूले तो वही हैं, होलोस्फीयर वाले ही हैं, ये दोनों फॉर्मूले तो होलोस्फीयर वाले ही हैं। अच्छा सुनो, इसके अंदर पता है क्या होगा यार? देखो पता है अंदर भी चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बाहर भी होगा और अंदर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। होलोस्फीयर में मैंने जो लास्ट टॉपिक जो था हमारा होलोस्फीयर, उसमें मैंने क्या बताया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? बाहर था। इसमें अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इसके अंदर जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर भी होएगा और बाहर भी होएगा, सीधी सी बात ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर तो ही हैं और अंदर भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, अब इन्फिनिटी से लेके अगर यहाँ तक चार्ज लेके आओगे सरफेस तक, देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? बार बार डेफिनेशन पे जाओ। पोटेंशियल के केस में अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो बार बार आप डेफिनेशन के ऊपर चले जाओ। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ भी दिव्य क्या होती है? वर्क डन, वर्क होता है पहली बात तो, वर्क डन बाय एजेंट टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पी पॉइंट विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पी पॉइंट, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो है ना, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लेके आए तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, होलोस्फीयर में तो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक वर्क करना पड़ता था और यहाँ से लेके सेंटर तक तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? तो बताइए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ता है ना वर्क। यानी यहाँ का पोटेंशियल सेंटर का ज़्यादा होगा कि सरफेस का ज़्यादा होगा? सेंटर का ज़्यादा होगा।
सेंटर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा सॉलिड स्फीयर के केस में। क्यों? क्योंकि कोई पूछ ले कि सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है या फिर सरफेस का, और इसका रीजन भी आपसे पूछ सकता है कि इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन आपको ये बताना है कि सर एक्चुअल में पोटेंशियल होता है वर्क डन 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन करना पड़ा उससे ज़्यादा करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके सेंटर तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भी वर्क करना पड़ा वास्तव में, इसलिए सेंटर का हमेशा ज़्यादा होता है पोटेंशियल। कितना ज़्यादा होता है? उसका 1.5 गुना होता है सरफेस का। जो सरफेस पे होता है ना उसका 1.5 गुना। जैसे सरफेस पे पोटेंशियल 100 है तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, सेंटर पे कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे मान लो कि 1000 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पे 10 है पोटेंशियल तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? ऐसा ही होता है। इस चीज़ का मतलब जो ना कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं आता उसका डेरिवेशन, अलग से जो एक्स्ट्रा क्लास होंगी उसमें करा देंगे चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल होता है, इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक जो वर्क करना पड़ा उसका आधा वर्क और करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। मतलब टोटल तो 1.5 गुना हो गया ना नेट, तो फिर आधा और एक्स्ट्रा करना, आधा और करना पड़ेगा। मतलब देखो सुनो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 जूल का वर्क किया तो 20 का कितना हो गया हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक 10 जूल और करना पड़ेगा, तो 10 जूल और करना पड़ेगा, तो टोटल इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का वर्क तो 30 हो गया टोटल। आ रही है बात समझ में आपको? तो 1.5 गुना ज़्यादा हो जाता है सरफेस का सॉलिड स्फीयर के केस में। लिखो इस बात को, नोट करके लिखो। सर चाहे सर स्फीयर का रेडियस कुछ, हाँ सर स्फीयर का रेडियस कुछ भी हो, यहाँ पे यहाँ का 100 है तो सेंटर का 150 होगा, स्फीयर का रेडियस कम हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना? लिखो इस बात को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू electric potential at center is always equal to 3/2 times of, is always equal to 3/2 times of potential at surface. Is always equal to 3/2 times of potential at surface. ये आएगा सरफेस का 3 गुना कर दिया सरफेस का, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इनसाइड। इनसाइड मतलब मान लो इस पॉइंट पे निकालना है इनसाइड, अंदर के पॉइंट पे। सुनो आप, ये मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो लिख लो आप, के क्यू इंटू में 3r² माइनस स्मॉल r² अपन में 2r³, ये होता है। इसको भी डिराइव किया जा सकता है, उसमें डिराइव भी कैसे करेंगे सुनो आप, बेसिक डेफिनेशन से डिराइव करेंगे इसको भी। वर्क पहले इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक का निकालूंगा मैं, इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक का, फिर सरफेस से लेकर इस पी पॉइंट तक का, ठीक है ना? आ जाएगा वर्क, और उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये आ जाएगा जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद ये आता है पोटेंशियल, ठीक है ना? इसके अंदर बस एक तो ये बात याद करनी कि सरफेस का 1.5 गुना होता है, और एक इनसाइड के लिए फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये मतलब इसका कोई वो डायरेक्ट तरीका नहीं, याद ही करना पड़ेगा। ये के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² अपन 2r³, याद ही करना पड़ता है भाई, ठीक है? पहले काम करो, ये चारों के चारों फॉर्मूले अभी इसी वक्त याद कर दो आप, मैं अभी पूछने वाला हूँ आपसे। हाँ जी, याद होगा आपको?
सुनो इसका ग्राफ पहले तो याद होंगे फॉर्मूले ना, संदीप बताना इनसाइड के लिए फॉर्मूला k cube into 3r square minus r square by 2r cube. हाँ जी आप बताओ सेंटर के लिए फॉर्मूला, सेंटर पे पोटेंशियल सेंटर के लिए 3/2 k क्यूब आया 3/2 के क्यूब आर, सरफेस के लिए आउटसाइड के क्यूब स्मॉलर, ठीक। ये आर इक्वल टू 0 पोजिशन, ये पोजिशन आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ पे पोटेंशियल है के क्यू बाई कैपिटल आर, और यहाँ पोटेंशियल है 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। ये सेंटर देखो, सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, सेंटर से लेकर सरफेस तक घटेगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक घटेगा, फिर यहाँ से लेके आगे इन्फिनिटी तक उसमें बिखरता चला जाएगा भाई। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक घट रहा है, फिर उसके बाद आगे भी घट रहा है। क्या कह रहे हो? वी वर्सेस आर ग्राफ है ये सॉलिड स्फीयर का वी वर्सेस आर ग्राफ है, सॉलिड स्फीयर के केस में, ये सॉलिड स्फीयर के केस में वी वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है जी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये ग्राफ याद हो गया होगा आपको, है ना। अब सुनो अगले डिस्कशन कर रहे हैं अपन, इसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, सुन लो आप। इसका रेडियस है 4 मीटर, सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ से 2 मीटर पे P1 पॉइंट है, सरफेस पे P2 पॉइंट है, और यहाँ से 2 मीटर पे P3 पॉइंट है, ठीक है। ये तो सेंटर है भाई, ये P1 पॉइंट है 2 मीटर पे, इसका रेडियस 4 मीटर है, सरफेस से P2 पॉइंट दे रखा है आपको, और P3 पॉइंट सरफेस से 2 मीटर पे दे रखा है। आपको चारों जगह पोटेंशियल बताना है, कितना हो जाएगा आपको पोटेंशियल बताना है सेंटर। पहली बात तो ये क्यों कितना था? चार्ज टोटल चार्ज रखे 12 कूलम्ब, ठीक है। ये 24 कर लो यार, चार्ज रखे 24 कूलम्ब, ठीक है। पोटेंशियल बताना है सेंटर के ऊपर, पोटेंशियल बताना है P1 पे, पोटेंशियल बताना है P2 पे, और पोटेंशियल बताना है P3 पे। करो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही हो तो मत करना, छोड़ देना बस वैल्यूज पुट करके। गुड, गुड।
सुन यार, सेंटर के ऊपर 3/2k, क्यू की वैल्यू 24, आर की वैल्यू कितने है? 4 है। कितना आंसर आएगा? 9k। डायरेक्शन कौन सी होगी? हाँ, पोटेंशियल में डायरेक्शन होती नहीं, ठीक है ना। Vp1 निकालना है, क्या करोगे बताइए? के क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 24, के क्यू इंटू में 3r², 3 इंटू में 3r² माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो 12 आएगा, के इंटू में 48 माइनस 4 64, 12 कहाँ गया सर ऊपर का? आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 12 भी तो आएगा। मल्टीप्लाई बाई 12, इसको 4 इंटू 4 कर लेते हैं यार, ठीक है। ये 3 आएगा, के इंटू 44 इंटू 3 बाई में 4 इंटू 4, ये 11 आ गया, ये 33k/4, ये आएगा पोटेंशियल इतने वोल्ट, वोल्ट में होता है ये, ठीक है ना। Vp2 निकालना अपने को, Vp2 कैसे निकलेगा बताइए? के क्यू बाई कैपिटल आर, के की वैल्यू कितनी है? के क्यू की वैल्यू 24 बाई कैपिटल आर कितने 4, कितना आएगा यहाँ पर? ये 6k। Vp3 निकालना है, के क्यू बाई स्मॉल आर ना, क्यू की वैल्यू 24 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 6, कितना आएगा आंसर? 4k। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फॉर्मूला की प्रैक्टिस की है एक बार, किस फॉर्मूले को अगर फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब सुनो इसके अंदर और क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो आप, मान लो ये क्वेश्चन है, इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं 6 मीटर है, चार्ज इसके ऊपर 24 किलोमीटर ले लेते हैं एक बार, और ये पूछा गया है, देखो वो एक इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, उसमें ये था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ पे हो जाए, एक्स की वैल्यू बताओ कि यहाँ पे वही हो जाए, ऐसा था एक क्वेश्चन, ध्यान होता आपको। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एक्स की वैल्यू बताओ, लेकिन इसमें वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। कोई बता सकता है क्यों पॉसिबल नहीं है? सुन आप, मतलब देखो मैंने क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे P2 पॉइंट है, इस P1 पे और इस P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस एक्स की वैल्यू बताओ। तो क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे ना पोटेंशियल सेम हो जाए, P1 पे जो पोटेंशियल है वही P2 पे हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ कि P1 पे पोटेंशियल और P2 पे पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल ऐसा? जीरो नहीं होता सर, डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन तो होती ही नहीं इसमें, डायरेक्शन नहीं होती ना सर, नेट जीरो नहीं होता तो इस वजह से। नहीं ऐसा कोई रोल नहीं है। डायरेक्शन तो उसमें भी उस तरफ थी, नेट जीरो तो उसमें भी नहीं हुआ था, उसमें भी नेट जीरो का कोई चक्कर नहीं था। हाँ जी, नेट जीरो का तो कोई चक्कर ही नहीं इसमें भी, बराबर नहीं आएगा। अभी कह रहे हो क्यों नहीं आएगा बराबर? कभी भी क्यों नहीं आएगा बराबर? P1 और P2 पोटेंशियल बराबर क्यों नहीं आ सकता? ये पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की साइड पोटेंशियल की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड कहाँ से लेके आ रहे हो आप? पोटेंशियल की बात हो रही है, वक्त अलग अलग होगा। क्यों होगा वक्त अलग अलग? कौन सी वैल्यू कौन सी ज़्यादा रहेगी हमेशा ही? अंदर वाली हमेशा पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा अंदर का। तो यार सुनो, उसमें क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे मतलब जो ना बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, तो यहाँ की जो वैल्यूज है वही वाली वैल्यूज फिर से रिपीट होती थी। यहाँ जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जीरो से बढ़ते बढ़ते मान लो 100 हो गया, फिर 100 से घटते 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 इन्फिनिटी तक जीरो हो जाता था। तो अंदर जो वैल्यूज थी वही वाली वैल्यू दोबारा से रिपीट होती थी इसमें। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पता क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर घट ही रहा है, लगातार घट रहा है बस। उसका ग्राफ भी देखो ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। देखो उसका जो ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ था उसमें तो ऐसे करके था, अगर ये सॉलिड स्फीयर के केस में, तो ये दो वैल्यूज जैसे ये देखो बराबर वैल्यू आ रही है, ये अंदर के लिए ये बाहर के लिए अलग अलग डिस्टेंस में। बट इसमें जो ग्राफ बन रहा है, इसमें पहले बढ़ रहा था और फिर वही वाली वैल्यू रिपीट होगी दोबारा से। लेकिन इसमें क्या है बताइए, इसमें तो पहले ऐसे है और फिर उसके बाद ऐसे है, लगातार घट ही रहा है इसके अंदर। तो कहने का मतलब पहले बढ़ना फिर घटना नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए यही वजह है कि ये वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताओ, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ कि जो पोटेंशियल है
एक्स की एक ऐसी वैल्यू बताओ कि जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो आधा हो जाए, ठीक है ना। एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ कि पोटेंशियल एट सी, ठीक है ना, पोटेंशियल एट P1 सॉरी, पोटेंशियल एट P1 जो है वो पता क्या है, पोटेंशियल एट P2 के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये ना ऐसा रिलेशन दे रखा है Vp1 इक्वल टू Vp2। नाउ फाइंड x। अब x की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि यहाँ पे P1 पे जो पोटेंशियल है ना, P2 पे पोटेंशियल उसका आधा है, ठीक है। अब x की वैल्यू आप बता सकते हो क्या हो जाएगी इसमें, करिए सॉल्व। कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही तो बता देना एक बार, हो रही है कैलकुलेशन ज़्यादा? हाँ सर ठीक है सर। सुन लो, हो गया सर जी। देखो यहाँ के लिए फॉर्मूला लगा, यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या है, हो गया। देखो Vp1 इक्वल्स टू 2Vp2। Vp1 कितना आएगा, KQ क्या था ये, R स्क्वायर माइनस में KQ इंटू में 3R स्क्वायर, 3 इंटू में 6 का स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपन में 2r क्यूब, यही हो जाएगा यहाँ पे अंदर के लिए। तो बाहर के लिए 2 टाइम्स ऑफ k क्यूब बाय स्मॉल r, k इंटू 24 बाय में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस x। इसको सॉल्व करना है बस आपको, k से k तो क्या 24 से हाँ भाई 24 से 24 क्या, यहाँ पे आएगा ये 3 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 4 अपन में 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 6 प्लस एक्स। ये चीज़ है, सॉल्व कर लो यार, ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। 36 इंटू 3 कितना होता है 108 माइनस 4 104 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख लेते हैं इसको, 2 डिवाइड बाई 6 प्लस एक्स। इसको इधर ले जाओ, 104 इंटू 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। इसका कोई फायदा नहीं, वैसे सीधी कैलकुलेट करके ही लिख लो चाहे इसको, तो 104 गुना 6 प्लस 104 एक्स इक्वल टू, सोल्व कर लो यार कैलकुलेटर से कर लो, कितना बन रहा है 8
64। अब एक बात बताओ, 104x की वैल्यू कितनी आएगी? 864 माइनस में ये वाली वैल्यू कितनी बनती है? 624 बनती है। 104x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी अब ये? इसमें से माइनस करो, 0 4 2 240 बनेगी शायद। x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 240 बाई 104 2.307 2.3 मीटर आंसर। x की वैल्यू 2.3 आ जाएगी आपके पास निकल के। हो गए? हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्फीयर।